हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का माइक्रो इकोनॉमी के इस सेशन में। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत दोस्तों हमने 3 लेक्चर लेकर इस सेशन को काफी लंबे समय से होल्ड पर रखा हुआ था। उसका कुछ विशेष कारण था, एक्चुअली उसकी पीपीटी नहीं बन पाई थी। लेकिन अब आपकी डिमांड को देखते हुए हमने इस सेशन को फिर से स्टार्ट करने का निर्णय लिया। इसको पूरा कंटिन्यू रखेंगे दोस्तों। अभी तक हमारे 3 लेक्चर इससे पहले हो चुके थे। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो उन्हें एक बार जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपकी एक लिंक बन जाएगी। तो दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थात जिसे हम इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, तो हमारी इकोनॉमी के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। एक माइक्रो इकोनॉमी होता है और एक मैक्रो इकोनॉमी होती है ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट ईयर में जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ने को मिल रही है, जिसके विभिन्न तथ्यों में विभिन्न अलग अलग तथ्यों पर हमारा डिस्कशन पूरी तरह से अलग अलग सेपरेटली होने जा रहा है। और सेपरेटली होगा, पूरे विस्तार से होगा, कोई कंफ्यूजन आपको शेष इन सेशनों में नहीं रहेगी, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो आज मैं बता दूं आप लोगों को कि आज के सेशन में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे आगमन और निगमन प्रणाली की। अर्थात निगमन और आगमन प्रणाली, प्रणालियां क्या होती है, इनका अर्थशास्त्र में क्या उपयोग है, क्या महत्व है, क्या इनकी जो है विशेषता है, या कहे कि इनकी आलोचना या इनके दोष क्या है, इन सब पर हम आज पूरा डिस्कस जो है पूरे विस्तार से करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जो पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं उनको मैं एक बार फिर से बता दूं। दोस्तों, बेसिकली हमारा ये सेशन फर्स्ट ईयर बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस को फॉलो करता है, परंतु ये सेशन अगर आप एमए में है या बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए है आपका, एलएलबी या बीए एलएलबी भी अगर आप कर रहे हैं और आपके सिलेबस में अगर माइक्रो इकोनॉमी का सब्जेक्ट है, तो ये पूरा सेशन आपके 100% आपके लिए उपयोगी होगा, ठीक है ना। क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र दोस्तों सभी सब्जेक्ट में, सभी विषयों में एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। क्लियर है। बेस इसीलिए दोस्तों हम आपको टॉपिक वाइज आपको इसे सब पढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करें, शुरुआत करें। उससे पहले उन सभी दोस्तों के लिए छोटा सा अनाउंस, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, बैंकिंग या कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी करना चाहते हैं और आपको अगर हमारे साथ बने रहना अच्छा लगता है दोस्तों, तो जल्दी से आइए YouTube के अन्य चैनल प्रज्ञान हिंदी पर उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसे ज्वाइन कीजिए दोस्तों। वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट, प्रज्ञान पर सभी सब्जेक्ट पूरे 0 लेवल से स्टार्ट किए जा रहे हैं। जैसे अभी हम संविधान क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं और आज से एक नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है प्रज्ञान हिंदी पर इथिक्स का दोस्तों। इथिक्स का जो कि YouTube पर बहुत ही कम देखने को मिलता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। उस सेशन को भी हम कंप्लीट करेंगे। उसके तुरंत बाद हो सकता है ट्यूसडे, मंडे या ट्यूसडे से दोस्तों हम वहां पर ल्यूसेंट जीके को भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना सेशन। और जी हाँ, ये प्लेलिस्ट जो आपको लिस्ट दिख रही है, ये प्लेलिस्ट डालने का यहाँ पर कारण हमारा ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि सर अन्य वीडियो कहाँ मिलेंगे वगैरह वगैरह। तो यार दोस्तों, इतना तो आप थोड़े से अवेयर रहिए। आपके सभी सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां जाइए, अपना सब्जेक्ट चूज कीजिए, उसे पढ़िए। पूरी सभी क्लासेस नोट्स के साथ में पूरी तरह निःशुल्क है दोस्तों। फर्स्ट यूनिट माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट का हमारा आज तीसरा टॉपिक होने जा रहा है, जिसमें हम आर्थिक विश्लेषण की पद्धतियों पर बात करेंगे कि आर्थिक विश्लेषण किस प्रकार किया जाता है। तो 2 प्रणालियों के माध्यम से किया जाता है, निगमन प्रणाली के माध्यम से और आगमन प्रणाली के माध्यम से। उन दोनों ही प्रणालियों को हम आज भली भांति रूप से समझने का प्रयास करेंगे। उसी के साथ में दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होगा, आज का माफ करना, आज का जो हमारा सारांश होगा, आज हमारे इस लेक्चर में क्या क्या देखने को मिलेगा यहीं पर जान लीजिए। देख पा रहे हैं कि ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं दोस्तों निगमन प्रणाली। निगमन प्रणाली, उसकी निगमन प्रणाली की व्याख्या करनी है हमें, उस पर आधारित कौन कौन से सिद्धांत है वो देखना है, और साथ में निगमन प्रणाली के गुण और दोष दोनों पर चर्चा करनी है। उसी प्रकार से आगमन प्रणाली के अंतर्गत भी दोस्तों हमें व्याख्या और उसके गुण दोष देखने को मिलेंगे। क्लियर है। तो इस प्रकार से ये हमारा आज का पूरा सारांश है, अर्थात आज के इस लेक्चर में हम ये सभी
इन सभी कंसेप्टों के माध्यम से, इन सब बिंदुओं के माध्यम से हम अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने सेशन की। शुरुआत करें उससे पहले सबसे पहले आगमन और निगमन प्रणाली अर्थात अर्थशास्त्र की विश्लेषण करने की जो पद्धतियां हैं उन पर पहुंचे उससे पहले हम जो प्रणाली, बार बार जो प्रणाली शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ जरा समझ लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें आगमन और निगमन प्रणालियां अच्छे से समझ आएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों प्रणाली का अर्थ क्या होता है, सामान्य शब्दों में समझिए व्यवहारिक रूप से। किसी भी विषय वस्तु, देखिए जब हम किसी विषय वस्तु के का अध्ययन करते हैं या उसका मूल्यांकन करते हैं तो क्यों करते हैं, किसी वस्तु का, किसी विषय का हम अध्ययन करते हैं, किस लिए करते हैं, ताकि उसके सत्य को निकाला जा सके, ठीक है ना। तो उस सत्य को किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन करने के दौरान या उसका मूल्यांकन करने के दौरान जिस सत्य की खोज के लिए जिस प्रक्रिया को हम अपनाते हैं उसी प्रक्रिया को दोस्तों प्रणाली कहा जाता है। ये है हमारी आम भाषा में शुद्ध, है ना, एकदम सिंपल समय में। और इस प्रकार समझिए, देखिए कोई भी विषय वस्तु हो, किसी भी का भी जब आप अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन अध्ययन का लिए करते हैं आप, ताकि उसके सत्य की खोज कर सके, जो आपको चाहिए वो उसके अंदर से निकल सके, ठीक है ना। तो ये जो आप अध्ययन करने की जो आपकी प्रोसेस होती है, जो मूल्यांकन करने की जो प्रक्रिया होती है, वही प्रक्रिया प्रणाली कहलाती है, जिस प्रक्रिया का आप इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विज्ञान। तो दोस्तों विज्ञान में क्या है, विज्ञान में कारण और परिणाम, कारण और परिणाम इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने का कार्य करती है कौन, विज्ञान। और इन दोनों का संबंध स्थापित करते हुए जो निष्कर्ष निकालती है विज्ञान, जो निष्कर्ष निकालती है विज्ञान, उस निष्कर्ष को निकालने के लिए विज्ञान कुछ प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करती है ना। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर क्या कहलाएगी, प्रणाली कहलाएगी। इसको अन्य एग्जांपल से समझ सकते हैं, अर्थशास्त्र के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। भाई अर्थशास्त्र में भी जो विभिन्न नियम और सिद्धांतों की खोज की जाती है तो वो किसके माध्यम से होती है, भाई वो भी एक प्रणाली, एक प्रक्रिया, एक प्रॉपर एक प्रक्रिया प्रोसेस होती है। उस प्रॉपर प्रोसेस के माध्यम से जिन नियम और सिद्धांतों की खोज की जाती है वही प्रॉपर प्रोसेस जो है वो क्या कहलाती है, वही प्रणाली कहलाती है। तो प्रणाली सिंपल सा यही अर्थ होता है प्रणाली का, ठीक है। अब हम आएंगे हमारे वास्तविक वास्तविक सेशन आगमन और निगमन प्रणालियों पर। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों हम निगमन प्रणाली से, ठीक है। इन दोनों प्रणालियों को आप अच्छे से अपनी जुबान पर रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों प्रणालियां बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मैटर नहीं करता कि आप बीए के स्टूडेंट हैं या एमए के हैं या बीकॉम के हैं, बीबीए के हैं, बीए एलएलबी के हैं या एलएलबी के हैं, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपके सिलेबस में व्यष्टि अर्थशास्त्र का ये सब्जेक्ट है तो समझ लीजिए दोस्तों उसमें ये वाला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे निगमन प्रणाली की। दोस्तों एक बार आम सामान्य भाषा में व्यवहारिक रूप से समझ लीजिए इसको कि निगमन प्रणाली एक्चुअल में क्या होती है। निगमन प्रणाली क्या होती है, उसी के विपरीत आगमन प्रणाली होगी, ठीक है ना। निगमन प्रणाली का अर्थ होता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। सामान्य से विशिष्ट की, इसे शब्दों में मत उलझिए। जब हम इकोनॉमी स्टार्ट करते हैं तभी आपको प्रारंभ में ही समझा देते हैं कि इसे शब्दों पर मत जाइएगा, शब्दों से सावधान रहिए, इकोनॉमी के शब्दों से, ठीक है ना। शब्द जितने देखने में खतरनाक लगते हैं ना उनका अर्थ उतना ही आसान होता है। अब समझ जरा, निगमन प्रणाली पहली बार हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट है जिन्होंने पहली बार ये शब्द सुना होगा, परंतु इसका अर्थ देखिए आप, बहुत मजा आने वाला है। निगमन प्रणाली का अर्थ सिंपल भाषा में अगर बोले तो होता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। मतलब ये कि सामान्य तथ्यों से विशिष्ट तथ्य का ज्ञान प्राप्त करना, विशिष्ट तथ्य का ज्ञान प्राप्त करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दोस्तों हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आप स्टूडेंट हैं, एक बहुत ही बच्चों वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं ना, बच्चों वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं। आप स्टूडेंट हैं, ये सबको पता है, पूरी दुनिया जानती, जो भी आपको जानता सब जानते हैं कि अगर कोई बच्चा बैग टांग करके और स्कूल जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक छात्र है, वो एक छात्र है, ठीक है। अब वो स्टूडेंट है तो ये सब जानते, मतलब क्या हुआ कि ये सर्वविदित तथ्य है, सब जानते इस बात को, तो ये सामान्य तथ्य है, सामान्य तथ्य सबको पता है। तो इसका विशिष्ट सत्य क्या होगा, भाई स्टूडेंट है तो ये स्टडी करता है या स्टडी करता होगा,
अब स्टडी करता होगा तो कौन सी क्लास में, या कहें कि अगर कॉलेज स्टूडेंट है तो कौन सा मतलब कि एक तरह से कौन से प्रोफेशन की स्टडी कर रहा है या कौन सा प्रोफेशन है इसका। तो ये एक अलग अलग, जैसे कि स्टूडेंट को आधार बना करके, छात्र को आधार बना करके, जैसे पूरी दुनिया जानती है कि ये छात्र है, तो उसको आधार बना करके जिस ज्ञान का भी पता किया जाता है वो उसका विशिष्ट ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको पढ़िए, अपने आप आपको ये पूरा मस्तिष्क में उतर जाएगा। जरा आइए थोड़ा स्लाइड पर भी आते रहिए, ताकि आप जब स्लाइड का पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अर्थशास्त्र के अध्ययन की ये सबसे पुरानी प्रणाली है। अब भाई सबसे सामान्य है, सबसे इजी है, सबसे सामान्य है तो सबसे पुरानी होगी। ठीक है, 19वीं शताब्दी के अर्थशास्त्रियों ने इस प्रणाली का उपयोग किया। एडम स्मिथ, रिकार्डो, टॉमस माल्थस, जेस मिल जैसे अर्थशास्त्रियों ने इस प्रणाली का समर्थन भी किया है। क्लियर है, ये सामान्य सत्य से विशिष्ट सत्य की ओर ले जाती है। मतलब जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि सामान्य सत्य से विशिष्ट सत्य का ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, चलिए, इस प्रणाली में मनुष्य के स्वभाव और आचरण को आधार मान, देखिए अब मैंने आपको एकदम सिंपल सा, किसको अभी हमने एग्जाम्पल में जो हमने उदाहरण लिया था उसमें किसको आधार बनाया था, छात्र को आधार बनाया था। क्यों बनाया था छात्र को आधार, कि भाई कोई बच्चा है या कोई कॉलेज स्टूडेंट है, अगर वो उस यूनिफॉर्म में है, स्पेशल यूनिफॉर्म में है और स्टडी के लिए जा रहा है, तो कोई भी बोल सकता है कि यार ये एक छात्र है। तो उसी प्रकार से जो प्रणाली की हम बात कर रहे हैं, इस प्रणाली में मनुष्य के स्वभाव या उसके आचरण को आधार बनाया जाता है। ठीक है, और तर्क की सहायता से निष्कर्ष निकाला जाता है। निष्कर्ष निकाला जाता है तर्क की। अरे भाई छात्र है, बैग टंगा हुआ है, छात्र है तो यहाँ पर एक छोटा सा तर्क लगेगा कि यार छात्र है तो कहाँ जा रहा होगा, स्टडी करने जा रहा होगा, या पर जो भी है, तो उससे क्या किया, एक तर्क लगाया, तर्क से एक निष्कर्ष निकाला। किसका, कि ये स्टूडेंट है तो स्टडी करेगा, या विभिन्न प्रोफेशन का स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट है, इंजीनियर है, एमबीए है, जो भी है, तो ये हो सकता है इसे एमबीए का स्टूडेंट है तो आगे चलकर मैनेजर बनने वाला है किसी कंपनी का, है ना। तो एमबीए का स्टूडेंट आगे चल मैनेजर बनेगा, तो ये एक विशिष्ट सत्य हो गया, मैनेजर विशिष्ट सत्य हो गया। क्लियर है, तो यही दोस्तों मनुष्य के स्वभाव या उसके आचरण को आधार मान करके एक निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, कुछ बातें सर्वमान्य है, कुछ बातें ऐसी होती है जो सर्वमान्य है, अर्थात उनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, सब जानते हैं भाई। आप स्टूडेंट है, सब जानते हैं। ठीक है, अब आप में कितने मेल कितने फीमेल है ये भी सब जानते हैं, है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। ठीक है, तो जिन्हें प्रमाणित करने की जरूरत नहीं होती है, तो यही सर्वमान्य सत्य है। ठीक, इन्हें आधार मानकर ही विशिष्ट शक्तियों को खोजा जाता है, विशिष्ट ज्ञान को खोजा जाता है। मतलब सिंपल शब्दों में समझिए, निगमन प्रणाली में उन तर्कों का प्रयोग किया जाता है या निष्कर्ष निकालने के लिए या तर्क लगाने के लिए उस स्वभाव को आधार माना जाता है जो सर्वविदित होता है, जिसे सब जानते हैं, उसे समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है, मोबाइल है, तो क्या किसी को बताने की आवश्यकता, किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत है? आज के समय में सब जानते हैं। हाँ, आज से अगर 40-50 साल पहले मैंने किसी को बताया होता तो शायद एक्सप्लेन करना पड़ता, लेकिन आज के समय में पूरी दुनिया में इसे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं है, मोबाइल ये सब जानते हैं। क्लियर है ना। तो इसी तरह से दोस्तों, ये जो सामान्य सत्य है, इसमें तर्क लगाकर निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ अर्थशास्त्र है, अब अर्थशास्त्र क्या करता है, समाज की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। तो मनुष्य का अध्ययन कर रहा है एक्चुअल में, ये तो मनुष्य का अध्ययन कर रहा है, तो मनुष्य के स्वभाव या उसके आचरण को हम आधार बनाएंगे, उसका आधार बना करके ही हम निष्कर्ष प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, उस निष्कर्ष से ही हमें विशिष्ट ज्ञान की जानकारी होगी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट में अगर इसकी बात करें दोस्तों, इसमें बात करें तो कुछ उदाहरणों की हम यहाँ पर सहायता ले सकते हैं। जैसे कुछ तथ्य होते हैं जो सर्वविदित होते हैं, अर्थात के सर्वमान्य होते हैं, जो सब जानते हैं। जैसे कि एक तथ्य होता है कि मनुष्य मरणशील प्राणी है, कि जैसे कि भाई मनुष्य है,
आपने सुना ही होगा कि जो जन्म लेता है वो मरता अवश्य है, जो जन्म लेता है वो मरता अवश्य है। तो उसी प्रकार से ये हमें सब जानते हैं कि मनुष्य मरणशील प्राणी है, अतः मनुष्य की मृत्यु तय है। कुछ समझाने की जरूरत है इसको, है ना। सब जानते हैं परंतु मानता कोई नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट एक और उदाहरण है, जैसे कि देखिए यहाँ पर तीन चीजें ली गई है। पानी का गिलास लिया गया, धातु का टुकड़ा और लकड़ी का टुकड़ा लिया गया है। पानी के गिलास में धातु को डालेंगे डूब जाएगी, लकड़ी को डालेंगे तैरने लगेगी। तो ये डूबना और तैरना विशिष्ट ज्ञान है, डूबना और तैरना विशिष्ट ज्ञान है, माफ करना। दूसरे एग्जांपल में एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। ओके ये इसमें मैंने जो है निगमन की जगह आगमन का एग्जांपल डाल दिया था, क्योंकि सेकंड एग्जांपल में दोस्तों दिया गया है यहाँ पर कि जैसे कुछ वस्तु की अगर हम कीमत की बात करें तो कुछ वस्तुओं की जो सामान्य जो बातें होती है, अगर वो समान रहे, वो समान रहे, और अगर उसकी मांग बढ़ जाती है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम बात करें तो अगर मांग बढ़ जाती है, उसकी मांग बढ़ जाती है, उस जो अन्य वस्तु अन्य सामान है, अन्य है वो सब समान, जैसे कि समान बातें सेम रहे, जैसे कोई विशेष संकट ना आया, कोई परिस्थितियां बदली ना हो, मतलब परिस्थितियां सामान्य हो जैसी थी वैसे ही। अब अचानक से अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो कब बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, जैसे कीमत कम हुई मांग बढ़ चुकी है, कीमत कम हुई मांग बढ़ चुकी है। तो इससे हमें एक विशिष्ट ज्ञान का पता लगता है, और वो ये पता लगता है कि समाज में अर्थात व्यक्तियों की एक मनोवैज्ञानिक धारणा होती है कि जैसे किसी वस्तु का प्राइस अर्थात रेट, कीमत कम होती है तो उनके खरीदने की जो क्षमता, खरीदने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है ना। तो समाज के जो सभी वर्ग हैं कम कीमत होने पर वस्तुएं अधिक खरीदना चाहते हैं, कम कीमत होने पर वस्तुएं अधिक खरीदना चाहते हैं। तो ये कीमत कम होने पर वस्तुओं का अधिक खरीदना, ये क्या हो गया, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर हो गया, है ना। कीमत कम होना सामान्य बात है, सब जानते हैं, परंतु ये विशिष्ट ज्ञान हो गया कि कीमत कम होने पर लगभग सभी लोग अधिक खरीदना चाहते हैं, ये विशिष्ट ज्ञान हो चुका है। यही होगा दोस्तों निगमन प्रणाली के अंतर्गत। इसी के साथ में इस निगमन प्रणाली को रट लीजिएगा, कुछ अन्य नामों से भी जाना जा सकता है, और ये अन्य नाम इसलिए दिखाया जा रहा है आपको यहाँ पर क्योंकि एग्जाम में अगर दोस्तों निगमन की जगह अगर अमूर्त प्रणाली का नाम इस्तेमाल कर लिया गया तो आप भयानक संकट में पड़ जाएंगे। विश्लेषणात्मक प्रणाली का भी नाम यूज किया जा सकता है, काल्पनिक प्रणाली का नाम, इस प्रकार से ये जो नाम दिख रहे हैं आपको, ये नामों से भी ये प्रणाली आ सकती है एग्जाम में, ठीक है। इसलिए ये जितने भी नाम आपको यहाँ पर दर्शित हो रहे हैं इनको कृपया करके अच्छे से अपने मस्तिष्क में इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिससे आपका पूरा मैटर एकदम क्लियर रहे, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे निगमन प्रणाली के कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, मतलब ये तो अब अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं दोस्तों तो अभी तक के अध्ययन से अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि सर जो ये निगमन प्रणाली है इसका इस्तेमाल अर्थशास्त्र में क्या किया जाता है, एक्चुअल में क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ सिद्धांत आपको जो दर्शित हो रहे हैं दिख रहे हैं, इन्हीं सिद्धांतों के विश्लेषण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उपयोगिता हाश नियम को निकालने के लिए, डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए भी दोस्तों जो है इस निगमन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। उपभोक्ता की बचत सिद्धांत के लिए, इसके अलावा उत्पादन के नियम सिद्धांत के लिए, या कहें कि मांग और पूर्ति का एनालाइज करने के लिए, मूल्य निर्धारण के लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एनालाइज करने के लिए अर्थात मूल्यांकन करने के लिए, प्रतिस्थापन का सिद्धांत, लागत लाभ मजदूरी और ब्याज के सिद्धांत, जितने भी आपको ये सिद्धांत दिख रहे हैं इन सभी सिद्धांतों के अध्ययन के लिए, इन सभी सिद्धांतों के मूल्यांकन के लिए मेरे प्यारे दोस्तों निगमन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि निगमन प्रणाली पर आधारित कुछ सिद्धांत ये दिए गए हैं, अर्थात ये जितने भी सिद्धांत आपको दिख रहे हैं ये सभी के सभी निगमन प्रणाली पर ही निर्भर करते हैं। कोई डाउट यहाँ तक कोई डाउट है दोस्तों? तो अगर डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हो, डाउट है तो फिर कमेंट कीजिए, आपको क्या करना है, कमेंट कीजिएगा, उससे जो भी आपका डाउट होगा आपको
सोल्व करवा दिया जाएगा उसका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे कि निगमन प्रणाली। अब चूंकि निगमन प्रणाली है, बहुत सारे सिद्धांत उस पर आधारित है, बहुत सारे सिद्धांतों पर एनालाइज किया जाता है, अर्थात कि बहुत सारे सिद्धांतों के मूल्यांकन करने में निगमन प्रणाली सहायता प्रदान करती है। तो फिर दोस्तों इतनी बड़ी प्रणाली है, वो इतनी लंबी प्रोसेस है, इतनी महत्वपूर्ण प्रोसेस है अर्थशास्त्र के अंतर्गत, तो उसके कुछ गुण भी होंगे और कुछ दोष भी होंगे। इन गुणों को आप विशेषताएं भी कह सकते हैं, महत्व भी कह सकते हैं, वहीं इन दोषों को आप इसकी आलोचना भी कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मस्तिष्क का अपना क्षेत्र का विस्तार करें और थोड़े शब्दों के अर्थ को समझते हुए उनका अन्य रूप में इस्तेमाल करना भी सीखे। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि निगमन प्रणाली की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए या निगमन प्रणाली का अर्थ बताते हुए उसकी विशेषताओं पर चर्चा कीजिए एवं आलोचना के साथ में उसके जो है आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उलझ जाएंगे, जबकि आपको निगमन प्रणाली की गुण का भी पता है और दोष का भी पता है। दोस्तों थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में। विशेषता मतलब होता है गुण का अर्थ ही होता है विशेषता, जो उसकी खास विशेषता होती है, जो विशेष बातें होती है, जो अन्य में ना हो करके इसमें होती है, वो उसकी विशेषताएं होंगी, तो वही तो गुण होंगे इसके, है ना। उसी के साथ में जो है दोष की बात करें तो दोष आलोचनाओं को ही हम कहेंगे स्पष्ट तरीके से, ठीक है। चलिए तो एक एक करके इनको भी हम क्लियर कर लेते हैं, सेशन को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए। आज हम निगमन प्रणाली की बात कर लेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम आगमन प्रणाली को भी समझ लेंगे, छोटे छोटे से पार्ट में, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि निगमन प्रणाली को इतना अच्छे से आपको जो है एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो अब आपको आगमन प्रणाली में ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे गुणों की। तो गुणों के अंतर्गत हम 4 पॉइंटों के मदद से, 4 पॉइंटों के सहायता से हम इनको अच्छे से समझ लेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे 4 आपको इसके गुण दिख रहे हैं कि सबसे मेन इसकी सरलता, इस सिद्धांत में सरलता का महत्व है, सर्वव्यापकता है, यथार्थता है, निष्पक्षता है। चारों को थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि शब्दों से ही आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से। सरलता की अगर बात करें तो सबसे इजी प्रणाली है, ये सबसे इजी प्रणाली है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई डाटा इकट्ठा नहीं करना है, किसी डाटा का बहुत ज्यादा एनालाइज नहीं करना है, और जिस प्रक्रिया में डाटा की झंझट ना रहे, अंकों की झंझट ना रहे, वो विधि अपने आप में एक आसान विधि हो जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए दोस्तों ये विधि एक लोकप्रिय भी है, अधिकतम लोगों के द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है, इसका समर्थन किया जाता है, उसको पसंद भी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करें यथार्थता, यथार्थता मतलब वास्तविकता क्या है इसकी, तो ये क्या है कि स्वयं सिद्ध है, इसे हमें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अर्थात कि इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए जिसको भी हम आधार बनाते हैं, उस आधार को हमें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो जब एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होती, इसका अर्थ क्या हुआ कि ये सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, और सभी पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के सभी स्थानों में इसकी सभी कंडीशन एक जैसी फॉलो होगी। भाई जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर एक स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट है ना, बॉय बॉय है, अब अमेरिका में जाकर गर्ल बन जाएंगे क्या? नहीं ना भाई, आपका जेंडर तो चेंज नहीं हो जाएगा। भाई पूरी दुनिया के सभी स्थानों में एक ही कंडीशन रहने वाली है, तो वही कंडीशन कंडीशन को हमें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होगी कहीं पर? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये सर्वमान्य तथ्य है, अर्थात की यथार्थता है, वास्तविकता है, और इसी कारण से इसकी वास्तविकता को महत्व दिया जाता है, वास्तविक है इसी कारण से, ठीक है ना। नेक्स्ट है सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता अर्थात सभी स्थानों पर एक ही निष्कर्ष निकलेगा। सर्वव्यापक प्रणाली है, इसमें जो निष्कर्ष निकले गए हैं सभी देशों में लागू होते हैं, है ना। इनका आधार मानव स्वभाव होता है, इनका आधार क्या होता है? मानव स्वभाव होता है, जैसे हमने प्रारंभ में बताया कि जो आधार हम मानव स्वभाव या मानव के आचरण को मानकर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निष्पक्षता। तो इस प्रणाली में निष्पक्षता का गुण भी समाहित तो होता है ना। यथार्थता पर आधारित तो होने के कारण कोई भी व्यक्ति इसे अपने निजी विचार से प्रभावित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें यथार्थता पाई जाती है, यथार्थता पाई जाती है इसके गुणों से, अतः इसकी यथार्थता से, इसकी वास्तविकता से सब परिचित होते हैं। इट्स ऑल क्लियर, है ना। अगर कोई डाउट हो दोस्तों, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट अस। चलिए
नेक्स्ट में अगर हम बात करें इसके कुछ डिफॉल्ट्स की अर्थात दोष की, तो दोष के अंतर्गत चार, जिस प्रकार से हमने इसके गुण के अंतर्गत चार पॉइंट्स देखे थे, उसी प्रकार से चार बिंदुओं के माध्यम से हम इसके जो है कुछ दोषों पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला निष्कर्षों में व्यवहारिकता तथा वास्तविकता की कमी। चार पॉइंट है, चारों पॉइंटों को बारीकी से समझना है आपको, क्योंकि जिनको हमने गुण के लिए उठाया था वही पॉइंट हम दोष के लिए उठा रहे हैं, याद रखें। इसलिए बारीकता से बहुत ही बारीकी से इसको समझते हुए आगे बढ़ना है। सबसे पहले पॉइंट में बात करेंगे व्यवहारिकता और वास्तविकता की, कि इसमें अर्थात कि निगमन प्रणाली में व्यवहारिकता और वास्तविकता की कमी पाई जाती है। दोस्तों देखिए, समझिए, क्योंकि आप एक छात्र हैं और आपको एक विश्लेषणकर्ता बनना है, विश्लेषणकर्ता बनना है, और यही हमारे स्टडी का अंतिम लक्ष्य भी होना चाहिए। विश्लेषणकर्ता अर्थात कि आपके सामने दुनिया का कोई सा भी टॉपिक अर्थात दुनिया की कोई सी भी विषय वस्तु लाकर आपके सामने रख दी जाए, उसका विश्लेषण करने को जब आपसे कहा जाए तो उसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों पर आपको बात करनी होगी, दोनों पक्षों पर आपको उसका मूल्यांकन निकालना होगा, दोनों पक्षों पर आपको उसका विश्लेषण करना होगा। और जिस दिन आप ये कर पाए उस दिन समझ जाइएगा कि आपकी स्टडी भी कंप्लीट हो चुकी है, आप सही दिशा में जा रहे हैं, याद रखिएगा। तो दोस्तों उसकी शुरुआत हम यहीं से ही करते हैं, यहीं से होती है। तो जब भी कोई टॉपिक, जैसा कि आज ने हम निगमन प्रणाली को उठाया है, तो सबसे पहले हमने गुण, जब हम इसके गुणों की बात कर रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ हम इसका गुणगान कर रहे थे, लेकिन चूंकि अब हमें इसके दोष की बात करना है, तो अब हमें जो है निगमन प्रणाली के आलोचकों की श्रेणी में जाना होगा, अपने आप को आलोचक मानना होगा, और आलोचक मान करके इसका अब हमें आलोचना करनी होगी। और जब आलोचना करेंगे तो इसके अंदर जितनी भी कमियां, उन सभी कमियों पर फोकस करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रयोग से, हम प्रयोग में जो है हमेशा अवास्तविकता और अव्यवहारिकता का डर हमेशा बना रहता है। मतलब ये कि निगमन प्रणाली को जब हम अपनाते हैं तो इस प्रणाली में चूंकि हम सामान्य से विशिष्ट सत्य की ओर जाते हैं, और जब हमारा आधार जो हमारा सामान्य था, जब आधार ही कमजोर होगा तो हम विशिष्ट ज्ञान की ओर जाने में हमारे पैर ही डगमगाएंगे, है ना। इसलिए कहते हैं ना कि आधार मजबूत बनाइए, तो आधार मजबूत होना जरूरी है। तो इसीलिए यहां पर कहा गया है कि इसके प्रयोग में हमेशा अवास्तविकता और अव्यवहारिक निष्कर्षों का डर हमेशा बना रहता है। क्यों? क्योंकि सर्वमान्य सत्य अगर मान लो अवास्तविक हो गए, जिसको दुनिया सब कुछ जानती है, अगर मान लो कि वही कुछ रूढ़ियों के माध्यम से उसे जाना जा रहा है, और उस रूढ़ियों को आधार बना करके किसी भी धार्मिक परंपराओं की जो रूढ़ियां चली आ रही है, रूढ़ियों को अगर हमने आधार बना लिया, तो भाई वो रूढ़ियां जो परंपरागत रूप से चली आ रही है वो गलत भी तो हो सकती है। अगर उस रूढ़ी के आधार पर अगर कोई निष्कर्ष निकाला गया, तो अगर वो रूढ़िवादी परंपरा गलत होगी तो क्या होगा? निष्कर्ष सत्य निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। इसीलिए यहां पर कहा गया अवास्तविकता का डर, ठीक है। नेक्स्ट है निष्कर्षों की सत्यता की जांच नहीं की। इसके जो निष्कर्ष निकलते हैं उसकी सत्यता की जांच नहीं कर सकते। इस प्रणाली से जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उनकी जांच नहीं की जा सकती है। परीक्षण, अवलोकन और प्रयोग के अभाव में निष्कर्ष गलत भी हो सकते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं जो निष्कर्ष निकले हैं भाई उनका परीक्षण तो होना जरूरी है ना। परीक्षण करोगे, अगर मान लो परीक्षण संभव नहीं है तो वो निष्कर्ष जो गलत भी तो हो सकते हैं, उसका गलत होने का चांस ज्यादा रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कल्पनाओं और धारणाओं के आधार पर नियमों का प्रतिपादन। तो कल्पनाओं के आधार पर भाई सिर्फ हम कल्पनात्मक, क्योंकि जब किसी निष्कर्ष का हम परीक्षण नहीं कर सकते, मूल्यांकन नहीं कर सकते, निरीक्षण नहीं कर सकते, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि वो एक कल्पना मात्र है, सिर्फ एक कल्पना मात्र है ना। तो इस प्रणाली में कल्पना का सहारा लिया जाता है। इस प्रणाली में निष्कर्ष निकालने के लिए एक कल्पना का सहारा लिया जाता है। सामान्य सत्य खोजा जाता है जो सब जानते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन में कल्पनाओं को कोई अनुमति प्राप्त नहीं होती है, और इसीलिए हम वैज्ञानिक जो तथ्य होते हैं, जो वैज्ञानिक निष्कर्ष होते हैं, उसको ही सत्य मानते हैं। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक का जब विज्ञान के अंतर्गत जब अध्ययन किया जाता है तो उसमें कल्पनाओं का कोई स्थान ही नहीं होता है। वहां सिर्फ वास्तविकताओं पर बात की जाती है, जो कि त्यों बात की जाती है, ठीक है। तो इस प्रणाली से अर्थशास्त्र का पूर्ण विकास संभव नहीं है। इस प्रणाली से अर्थशास्त्र का पूर्ण विकास संभव नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र भी जो है एक वास्तविक विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान है, जिसमें मनुष्य की अर्थात समाज की
जो अर्थव्यवस्था है उसकी अर्थव्यवस्था की उसकी आर्थिक स्थिति का वास्तविक अध्ययन किया जाता है। और ये वास्तविक अध्ययन अगर कल्पनाओं पर आधारित होगा तो बताइए क्या अध्ययन सही हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों पूरी तरह आलोचना करते करते आप आलोचक ना बन जाए। जरूरत पड़े तो आलोचना कीजिए, जरूरत पड़े तो उसका गुणगान करते रहिए। आपको इसका अर्थ पूरी तरह से अपने मस्तिष्क में एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद ही आप बहुत अच्छे विश्लेषण करता बन पाओगे, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम जो बात करेंगे उस पर बात करेंगे दोस्तों आगमन प्रणाली की, इसके सेकंड पॉइंट पर आगमन प्रणाली की, ठीक है ना। तो निगमन प्रणाली को हमने विस्तार से समझा। नेक्स्ट भाग में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उसकी, कंटिन्यू स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, लेक्चर लंबा ना हो जाए इस कारण से हम इसका सेकंड पार्ट ले रहे हैं, सेकंड पार्ट बना रहे हैं, ठीक है। अभी तक दोस्तों हमें जो है 30 मिनट समथिंग हो चुके हैं। तो नेक्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो ये आगमन प्रणाली पर डिस्कशन हम नेक्स्ट पार्ट में ही करने वाले हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक सभी का धन्यवाद।